हेलो दोस्तों, दिस इज़ तनु शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी टेट 2021 का जो पेपर हो चुका है उसके सीडीपी के मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेकंड था उसके सीडीपी वाले पोर्शन को हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम लोगों ने मैं आपको आंसर बताऊंगी और उसमें 99% की एक्यूरेसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, वहाँ पे डाउट होने की कोई संभावना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी 1% जो होती है वो वेरिएशंस हो ही जाती हैं, क्योंकि हमारा आयोग जो भी आंसर मानता है और जो हम लोग आंसर मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं 1% का अंतर हो सकता है। पिछली बार भी यूट्यूब चैनल से मिलाने के बाद मेरे टोटल मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मेरा फाइनल तो जब मुझे मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे दोनों पेपर में 30 आउट ऑफ 30 मिला था पिछली बार। तो आप लोग एकदम से यूट्यूब चैनल पे नहीं हो सकते कि हाँ आपको 28 मिल रहा है तो 28 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोग के आंसर 1-2% जो है वो वैरी करते हैं। तो आज भी हम लोग आंसर्स को देखेंगे और 1-2 नंबर का हर सब्जेक्ट में आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको मार्क्स मिलता है। तो आप देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से हमें सबसे उपयुक्त आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे उपयुक्त की यहाँ पे बात की जा रही है। और अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अगर हमें क्लास में अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है, मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है, तो उसके लिए सिर्फ एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित करें। तो बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों को हेल्प करना चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस और मोटिवेशन को रेगुलेट कर सके। ये कथन बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि ए तीनों में है, तो फोर्थ वाला आंसर तो नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे ए है ही नहीं। और उसके बाद विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना और नामांकित करना, ये बहुत नेगेटिव होता है। बच्चों पर लेबल लगाना, बच्चों को कैटेगराइज कर देना कि बहुत तेज है, बहुत कमज़ोर है, इस तरीके का, तो ये बहुत नेगेटिव होता है। ये आंसर तो हमारा कभी नहीं बनने वाला। तो सेकंड जहाँ पर होगा वो आंसर नहीं बनेगा। तो सेकंड सिर्फ यहाँ पर है, तो यही भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। और यही होता है सॉल्व करने का तरीका। आपको एग्ज़ाम में ये तरीका बहुत काम में आता है। कई बार हमें आंसर पता नहीं होते तो भी हम आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, डायलॉग और डिस्कशन को प्रोत्साहित करना, ये कथन बिल्कुल सही है, जिससे कि वो बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सके। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को हम यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कक्षा में विविधता की उपेक्षा करना, तो उपेक्षा करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नता के टॉपिक को पढ़ते हैं और हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को साथ में लेके चलना होता है, ना कि उसकी उपेक्षा करनी होती है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली हमारा आंसर बन रहा है 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे बहुत गंदा हो गया है, मैं फिर से करती हूँ। यहाँ पे ये बनेगा आंसर 1 और 3 जो है वो हमारा आंसर बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन जो जितने हम लोगों ने पढ़े थे वहीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया था इसलिए, बल्कि ऐसा है कि सीटेट में इतना आता ही है। कोई भी पढ़ाए, लेकिन सीटेट में आता इतना ही है। और अगला है, और हम लोगों ने सीडीपी के पूरे चैप्टर को कंप्लीट भी किया था, और उससे आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है, और हम लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस भी की थी सीटीपी की। और अगला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली नहीं है। पहला है कि हमें नोट देख के आंसर देना है। कई बार हम नोट को नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे भी एक नंबर जाने के चांसेस होते हैं हमेशा। तो है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ये हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जा रही है और बच्चों को अभिप्रेरित किया जा रहा है, ये हो सकता है। अगला है कि कार्यकलापों के लिए ये पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव को ढूंढना है। और कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना भी कहीं से गलत नहीं होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना भी कहीं से गलत नहीं होगा।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो ये भी अपने आप में एकदम सही पॉइंट है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अधिगमकर्ता से हमें बातचीत करनी है और उनकी आवश्यकता जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी चुनौतियाँ जो उनके सामने आ रही हैं, उसको अगर हम समझ रहे हैं एज अ टीचर, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, तो आपको डायरेक्टली ये आंसर समझ में आ रहा है, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कह सकते। हम अपना जो भी एफर्ट दिखाएंगे वो क्लास में ही दिखाएंगे, और इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो सबसे गलत है कि बच्चों को हम बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान ना देना पड़े। तो ये क्वेश्चन तो 1 नंबर का आपको आसान सा क्वेश्चन पे, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक था, कोई फंसाने वाला क्वेश्चन ये था नहीं। और अगला है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध ही नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो हमारे संवेग भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। भूमिका नगण्य है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे लाइफ पर, तो ये भी गलत है। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बनेगा। ये संज्ञान और संवेग वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आसान ही क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया गया था। और क्वेश्चन का सीडीपी में मैक्सिमम लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, और मैक्सिमम लोगों ने 26 से लेके 28-29 तक स्कोर किया है। और मुझे लगता है जिन्होंने 28 या 29 स्कोर किया है, उनको अभी ऑफिशियल की देखना चाहिए, मे बी उन्होंने 30 भी स्कोर कर लिया हो फाइनल रिजल्ट में। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण की। ठीक है, बजाय यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपको कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, आप सभी को पता है कि भयावह वातावरण की रचना हम कर नहीं सकते, बिल्कुल गलत है ये। प्रतिस्पर्धात्मक प्राइमरी लेवल का मतलब अपर प्राइमरी में इतना हम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते नहीं हैं, तो ये भी नहीं होगा। और प्रतिस्पर्धात्मक ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप 2 ऑप्शन में सिर्फ कंफ्यूज हो सकते थे, इसमें और इसमें, लेकिन आपको पता है कि आपको सहयोगिक वातावरण को बढ़ावा देना है बजाय प्रतिस्पर्धात्मक के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा जो ये सेट है वो ओ सेट है। ठीक है, ओ सेट है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। आपका जो भी सेट है आप वहाँ से मिला लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, या फिर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, या फिर पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है। ठीक है, अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैंने आपसे हमेशा बोला था कि आपको क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है और ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं, आपको उस हिसाब से आंसर को मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों को सरल कार्य देकर हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते थे, क्योंकि उस चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर मुझे वो लगा, लेकिन इसमें इससे बेटर आंसर आपको दूसरा देखने को मिल सकता है। तो आपको हमेशा ही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। तो अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सा है, तो वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ये ऑप्शन गलत नहीं है अपने आप में। ठीक है, ये ऑप्शन गलत नहीं है कि बच्चों को हम सरल काम देंगे तो वो अगर उस काम को कर लेते हैं कम्प्लीटली तो वो उससे मोटिवेट होते हैं। आप लोग अपने भी लाइफ में ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आता है, आप शुरुआत करते हैं बहुत जीरो लेवल से और छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाते हैं, अगर आप उसे कर लेते हैं तो आप और मोटिवेटेड होते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये बात गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन हमें अदर ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि और ऑप्शन क्या है यहाँ पे। प्रतियोगिता के लिए अवसर उपलब्ध कराना, तो अवसर उपलब्ध कराना सही है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए हमें नहीं कराना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें प्रतियोगिता के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराना है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब वो कोई नया स्किल सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे इससे बेटर आंसर आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, वहाँ पे टीचर जो है वो आपको स्कैफोल्डिंग देगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट कैन लर्न अ न्यू स्किल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसलिए सही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ए ऑप्शन एकदम ही गलत हो गया है। प्रतियोगिता के लिए अवसर उपलब्ध कराना ये भी बहुत गलत नहीं है, लेकिन आपको चारों में से सबसे सही आपको लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्कैफ फोल्डिंग अगर हम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं और अगर वहाँ पे हम जितना अपने से सीख सकते थे और हमें कोई अगर हेल्प कर सकता है, तो जहाँ पे हम नहीं सीख सकते थे हम वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। पाठ उपलब्ध कराना, अगर हम जैसे साइकिल हम चलाना सीख रहे हैं, तो कोई जिसको साइकिल चलाना आता है वो हमें सिखाएगा, पकड़ेगा, जो भी करेगा, तो वहाँ पे अगर वो मुझे स्कैफ फोल्डिंग देगा तो हम उसे अच्छे से सीख लेंगे। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस के साथ हेरबदल करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे डाला गया कि स्कैफ फोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि अगर हम कार्य के पूरे करने पर फोकस करें होंगे तो हम जो सीखने की जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा मतलब लोगों को लग सकता है कि आप ये ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि उससे बेटर ऑप्शन जो है वो सी है, इसलिए ये यहाँ पे सही है। और अगर यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन होता, वो आंसर अगर सही ना होता, तो आप एक की तरफ भी जा सकते थे, वो भी उतना गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन अभिप्रेरित करने के लिए आप अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को आप कई बार सरल टास्क देते हैं, ये भी ठीक ठाक बात थी। ये भी ठीक ठाक बात थी, लेकिन यहाँ पे आपको आयोग की तरफ से भी सी आंसर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगला है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है कि हमें की तरफ हमें जाना है। बच्चों के विषय में कौन सा ऑप्शन जो है वो, चिंतन के विषय में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उसमें अन्वेषण या छानबीन की लालसा होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है और ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पे हमें नॉट ढूंढना है, तो ये नहीं होगा आंसर। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी संरचनावादी होते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही उत्सुक होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो ये भी सही है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेते हैं। और बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना होता है, तो ये कथन जो है वो अपने आप में सही नहीं है कि बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते। यहाँ पे सारे ऑप्शन कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप से सोचते हैं, अपने लिए अपने ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। बच्चों के चिंतन के संबंध में ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते, बल्कि ये गलत है, क्योंकि बच्चे जो है वो सोच सकते हैं और अपने हिसाब से अपना अपना मतलब अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट भी बना लेते हैं। और अध्यापक की इसमें की मूल भूमिका इसमें नहीं होती। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपको सही देखने को मिल रहा है। और अगला है कि अधिगम एक और कैसी प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सरल और व्यक्तिगत है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आयोग का देखना चाहूँगी कि इसमें उन्होंने आंसर दिया क्या है, क्योंकि मुझे दो ऑप्शन में मतलब लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये सरल और रैखिक तो नहीं होगा और जटिल और निष्क्रिय भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सक्रिय भी आंसर ठीक ठाक है, लेकिन ये व्यक्तिगत आंसर भी ठीक ठाक है, क्योंकि अधिगम जो है वो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सीखता है, ठीक है। तो मे बी ये आंसर भी हो सकता था, लेकिन अभी तक आप इसी आंसर लगा के चलिए, क्योंकि सक्रियता वर्ड ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे इस क्वेश्चन को मैं डाउट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ए ऑप्शन में भी डाउट है। तो फिर भी ज़्यादा जो चांसेस है वो सी के ही बनने के हैं, लेकिन फिर भी सक्रिय वर्ड को लेकर हम सी के साथ जा रहे हैं। लेकिन अधिगम जो है वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी होती है, ये भी अपने आप में गलत नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। कक्षा 8 में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। अनदेखा नहीं करना चाहिए,
टालना भी नहीं चाहिए, उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था कि हमें जो भी मतलब जितनी भी तरीके की विविधताएं हो सकती हैं हमें उसको क्लास में समझना चाहिए, ना कि अनदेखी, टालना या फिर उपेक्षित करना चाहिए। आप ऐसे भी ऑड वन आउट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे कि ये तीनों जो है वो एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं और एक एक अलग बात कौन कर रहा है, तो वो समझना है। ठीक है। और अगला है कि एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित कर रही है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो ये है नहीं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में तो एक ही तरीके के सबके लिए लिखा होगा, और ये व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित कर रही है। तो व्यवहारवादी भी नहीं है, अध्यापक केंद्रित भी नहीं है, बल्कि ये प्रगतिशील है। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है, इसमें अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील शिक्षा की जगह यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी लिख सकता था, लर्नर सेंटर्ड मतलब कि बाल केंद्रित भी यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में हो सकता था, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है उसी पर आधारित है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन डायरेक्टली सही होगा। और इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और ये कोई टॉपिक बहुत याद करने वाली बात है नहीं, बस एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो आप आए हुए कोई भी क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे आराम से। अगला है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमी है। तो ऐसा तो होता नहीं कि किसी में आनुवंशिक पैदाइशी कमी होता है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है, और उसे विद्यालय से निकाल देना तो और भी नेगेटिव है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी बात गलत है, क्योंकि बच्चा विद्यालय में असफल हो रहा है, ना कि लाइफ में हो रहा है। और प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि इसने सेग्रीगेट कर दिया। और उसके बाद अगला है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो अगर बच्चा विद्यालय में असफल हो रहा है तो दोष भी जो होगा वो विद्यालय पर ही लगेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स की कोई बात नहीं है, और उसके अलावा अभी पेरेंट्स की कोई बात हो नहीं रही है, और उसके अलावा आनुवंशिक कमी होता नहीं है बच्चों में। सूचित करता है कि अभिभावकों में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, तो ये वाली बात भी एकदम ही गलत है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा कि निर्दिष्ट करता है, इंडिकेट करता है कि स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रंस। ठीक है, कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। और अगला है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा। बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, क्या होगा, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। तो समूह में पढ़ना जो है वो एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति में आता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। और बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम में विघ्न और रुकावट पैदा करती है। तो समूह में इसीलिए पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि आपके अंदर ये प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति नेगेटिव रूप में ना निकल के आ पाए, तो ये भी नहीं होगा आंसर। और बच्चे की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। मतलब जो उनको आता है वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जो उनके दोस्तों को आता है उनसे वो जान सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक को कोई मतलब मैंने कहीं से पढ़ा है, किसी मेरे दोस्तों ने कहीं और से पढ़ा है, तो अगर हम एक दूसरे से उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उनको मुझसे कुछ बातें जानने के लिए मिलेंगी, और उनकी कुछ बातें मुझे जानने के लिए मिलेंगी। मतलब हम दोनों एक दूसरे की से सीख सकते हैं, और एक दूसरे की
के ज्ञान को जान सकते हैं। मतलब इस समूह में सीखना एक तरीके से बहुत बेटर होता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर भी पहुंच सकते हैं, तो हम एक बेटर लेवल पे भी पहुंच सकते हैं उससे, ग्रुप डिस्कशन या फिर समूह में सीखने से। ये कथन बिल्कुल सही है। और बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि अधिगम में हस्तक्षेप करती है, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा ही पेडागोजी में ग्रुप डिस्कशन को और मतलब ग्रुप में पढ़ने को अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो और एक दूसरे की हेल्प भी हो रही है, ठीक है। एक दूसरे को पढ़ाना और सहायता करना, एक दूसरे को पढ़ाना और सहायता करना। जैसे कि मुझे किसी टॉपिक के बारे में आ रहा है तो मैं अपने दोस्तों को बता रही हूँ, ठीक है। उन्हें आ रहा है तो वो मुझे बता रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से पढ़ाना समझाना एक दूसरे को, इससे हमारी कन्वर्सेशन स्किल भी बेटर होती है और हम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं समूह में पढ़ने से। और उसके अलावा हम एक दूसरे से हम अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और पेडागोजी में कभी भी ग्रुप डिस्कशन को, ये सबको बहुत मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, बेकार नहीं माना जाता है इनको। और बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, एक क्वेश्चन जो है ये हमेशा आता है, हर पेपर में आता है। मतलब अगर आप सीडीपी में देखेंगे, फर्स्ट में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया है। हर ईयर में मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक ही रखा गया है समाजीकरण को। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कोई भूमिका ही नहीं है या फिर बहुत कम भूमिका है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो होता है वो क्या है, एक द्वितीयक कारण है, और फैमिली जो है वो प्राथमिक में आएगा। और लेकिन जो ये विद्यालय है और अदर कोई भी चीज़ें होती तो वो प्राथमिक कारण में आता ही, ठीक है। यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है तो एकदम ही गलत है, कम है भूमिका है ये भी गलत है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय और परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय, बच्चा घर परिवार के बाद वो विद्यालय में ही सबसे ज़्यादा समय अपना बिताता है। और निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। बच्चों का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा जो है वो अलग है। तो जो वो क्वांटिटी और क्वालिटी पे बात करते थे, तो वही वाला क्वेश्चन जो है वो ये है। तो ये डायरेक्टली इसकी बात जो है वो जीन पियाजे ने दिया है, क्योंकि लॉरेंस कोहरबर्ग ने इन्हें दिया नहीं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल थियरी थी। तो जीन पियाजे ने ही बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है, ये जीन पियाजे ने ही कहा था, ठीक है। ये जीन पियाजे ने ही कहा था। और अगला है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। पहले से निश्चित आनुवंशिक घटक के कारण विकास होता है, तो ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। पहले से ही निश्चित नहीं होता विकास, क्योंकि इस पर वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण का भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आंसर तो एकदम नहीं होगा। और अगला है कि विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। एक दिशीय प्रक्रिया विकास जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न पे काम नहीं करता विकास, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं बनेगा। यूनिफॉर्म पैटर्न पे विकास काम नहीं करता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। और अगला है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये कथन बिल्कुल सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ठीक है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम से सुनिश्चित होता है, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि बच्चों के विकास में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। किसी का खान पान अलग होता है, किसी का इन्वायरमेंट अलग होता है, मतलब हर चीज़ बहुत, डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कि हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग होता है। तो विकास इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो ज़्यादा बेटर आंसर बनेगा। और निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था की मिडिल चाइल्डहुड की बात की जा रही है, और लगातार इससे 2-3 साल से क्वेश्चन मिडिल चाइल्डहुड से पूछे गए हैं। तो पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का विकास तेजी से होता है, तो ये इन्फेंसी में होता है, ठीक है। ये पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का जो विकास है वो इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था में होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता जो होती है वो किशोरावस्था में मतलब आती है। आप कह सकते हैं जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, मतलब वो किशोरावस्था को ही डिनोट करता है, तो उसमें आती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और प्रतीकात्मक खेल का उभरना, इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं।
तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। मध्य बाल्यावस्था को अगर आप जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सोचकर देखें तो आपको डायरेक्टली उसका एज जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उनका वही है, यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था को डिनोट कर रहा है। और तो ये सेंसरी मोटर को, ये भी सेंसरी मोटर को दिखा रहा है, और ये इन्फॉर्मे मतलब ये जो सबसे लास्ट वाला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल को दिखा रहा है। तो ये भी नहीं होगा तीनों में से, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो आंसर बनेगा। और अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि जो लास्ट वाली स्टेज है उसकी बात की जा रही है। तो संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो ये तो आपको कॉन्क्रीट में ही मिल जाती है। ठीक है, ये इसकी बात तो ये इसका जो ये तो आपको कॉन्क्रीट में ही मिल जाती है। तो अगर आपके पास ये आ गई तो ये ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी। अगला है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो प्रतीकात्मक जो खेल होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, आपको सेंसरी मोटर में ही मिल जाता है। तो ये भी हमारा जो आंसर होगा वो नहीं होगा। और उसके बाद अगला है कि परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतित करने में समर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये होगा सी आंसर। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सी आंसर। तो हमें जैसे कि पता चला कि संरक्षण, श्रेणीबद्धता और वर्गीकरण जो है वो सक्षम नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि कॉन्क्रीट में ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। प्रतीकात्मक खेल भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। सेंट्रेशन भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये अदर मतलब इसके पहले वाले स्टेज में ही याद आती हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है जिन पियाजे के अकॉर्डिंग, और उसमें यहाँ पे हाइपो डिडक्टिव की यहाँ पे बात की जाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की यहाँ पे बात होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे सही हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ठीक है, कोहलबर्ग से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस जो होता है वो नहीं होगा क्योंकि ये प्री कन्वेंशनल लेवल पे आता है। ठीक है, और दंड और आज्ञा पालन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्री कन्वेंशनल पे आता है। ये दोनों तो एकदम नहीं होंगे। और उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि जो कन्वेंशनल लेवल होता है, फर्स्ट पेपर में भी इसे पूछा गया, और इस लेवल में बच्चा जो है वो ज़्यादातर समाज से प्रभावित होता है और वो धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है। तो वो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की बात की जा रही है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि कन्वेंशनल लेवल पे आती है। दंड और आज्ञा पालन प्री कन्वेंशनल पे आता है, मतलब पूर्व परंपरागत में। यंत्रीय अभिविन्यास वो भी पूर्व परंपरागत में आता है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है वो उत्तर परंपरागत में आता है। तो ये तीनों ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे डी होगा जो कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में, मतलब सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज जो है वो होगा यहाँ पे आंसर। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो होगा। तो यही पे यही आंसर बनेगा हमारा। डी आंसर जो है वो सही होगा। डी आंसर यहाँ पे हमारा एकदम सही होगा। और अगला है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की जो अवधि है उसमें विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। गलत है। अनियमित और असंबद्ध है, ये भी नहीं है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, लेकिन मुझे फिर भी सी और डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन को आप लेकर जाएंगे और इसके आंसर को भी हम मतलब आयोग के आंसर का वेट करेंगे इसको देखने के लिए। लेकिन अभी के लिए आप अपना डी आंसर लगा के रख सकते हैं। और अगला है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्या क्षेत्र है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों के द्वारा निर्धारित विधि पर कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। और डायरेक्टली इस टर्म को सभी ने पढ़ा होगा, उनके थियोरी को किसी ने पढ़ा है तो इस टर्म को भी आराम से पढ़ा होगा उन्होंने। और अगला है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, ये हो सकता है, ये है ही, मतलब विभिन्न प्रकार। अगला है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए वो नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बल्कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से, मतलब कि अगर बच्चा अपने से ये काम कर पा रहा है तो, और उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वाला एरिया है, ठीक है, तो उसको स्कैफोल्डिंग दी जाएगी और स्कैफोल्डिंग से वो यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप सीटेट में 60 नंबर पाने की योग्यता रखते थे अपने आप से, और अगर आप 90 भी पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक स्कैफ फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए कोई यूट्यूब चैनल ये हो सकता है, या फिर आप खुद से मेहनत मतलब कोई आपको हेल्प दे रहा हो, आपसे ज़्यादा उस क्षेत्र में जानने वाला, मतलब कोई MKO हो, मोर नॉलेजेबल अदर हो, और जो कि आपको स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड कराएगा, और उस स्कैफ फोल्डिंग से आप निकटस्थ विकास के क्षेत्र को प्राप्त कर लेंगे, मतलब आप 90 पे पहुँच जाएंगे। यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन ये है, जैसे कि आप स्वतंत्र प्रदर्शन 60 नंबर का कर सकते थे अपने आप से, और वयस्क व अधिक कौशल वाली समकक्षियों से, मतलब आपसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जानने वाले व्यक्ति से, मतलब MKO जो होगा की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र है, मतलब जो ये क्षेत्र है वही है ZPD, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर आप इस क्वेश्चन में ये वाला तुक्का मारते कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही सही होता है, तो यहाँ पे सही हो सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये वाला तुक्का कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत डाइवर्स सिचुएशन में है, आपको एकदम ही नहीं आ रहा है तो आप भले मार सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते कि आप उसे सॉल्व ना कर पाए। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको डायरेक्टली आंसर देखने को मिल जाता है इसमें। अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थी में बांटना, तो ये गलत है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा की हम बात कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने का मौका भी देता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि एक प्रगतिशील कक्षा में यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता भी करता है। ये कथन बिल्कुल सही है, अधिगम में सहायक नहीं है, एकदम ही गलत है, क्योंकि आज का जो हमारा एजुकेशन का जो तरीका है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा एकदम ही सी ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो गया। और अगला है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा आंसर। और अगला है हार्वर्ड गार्डनर, ये मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना, ठीक है। तो बुद्धि का जो प्रकार है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, और इंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी हम देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो भाषिक बुद्धि जो होती है मूर्तिकार में होती है, नहीं होती है, क्योंकि मूर्तिकार में स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। और जो खिलाड़ी होते हैं उसमें बॉडीली काइंड एस्थेटिक, मतलब कि शारीरिक गति संवेदना होती है। ये कथन जो है वो सही है। और स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में होती है, नहीं होती है, क्योंकि ये मूर्तिकार में होती है। और जो इंट्रा पर्सनल होता है, इंट्रा मतलब जो खुद में, ठीक है, इंट्रा मतलब कि खुद में, खुद को अच्छे से जानने वाला। तो जो इंट्रा पर्सनल होता है वो विकृता नहीं होता, बल्कि जो इंटर पर्सनल होता है वो विकृता में क्वालिटी होती है। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी बनेगा। काइनेस्थेटिक जो होता है वो एथलीट मतलब खिलाड़ी में होता है। और ये अपने आप में एक हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मतलब उसके एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन इसको पूछा गया है। और आना एक क्वेश्चन तो आना एकदम तय होता है यहाँ से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने चरणों की बात नहीं की, बल्कि जीन पियाजे ने किया था। ये कथन गलत है।
स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो स्कीमा की बात किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है, ये भी नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। और बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र, तो भाषा अधिग्रहण यंत्र किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है, तो ये भी नहीं होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड जो है वो किसने दिया है? तो वो चॉम्स्की ने दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अध्यापक लचीला है, ये कथन ठीक है। टीचर जो है वो फ्लैक्सिबल है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखता है, बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो ये कथन जो है वो सही है, क्योंकि यही बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का सबसे अच्छे से यही दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होगी उसमें क्या होगा कि अब बच्चे को हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और अगला है कि अध्यापक केवल पुस्तक को ज्ञान का स्रोत मानता है। तो ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगा, ना कि बाल केंद्रित होगा। और जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है और वही शिक्षक केंद्रित भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये कथन बाल केंद्रित में के लिए तो एकदम ही गलत है। बाल केंद्रित के लिए बी ऑप्शन सही है कि टीचर जो है वो फ्लैक्सिबल होता है, लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब वो व्यक्तिगत विभिन्नता का पूरा ध्यान रख के क्लास में पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सांस्कृतिक उपकरण मतलब कि कल्चरल टूल्स। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में पूछ लिया गया था। आपने देखा होगा पेपर 1 में, और वहाँ पे ऑप्शन था कल्चरल टूल्स, और यहाँ पे आपको पूछ लिया गया कि किसने कल्चरल टूल को दिया है। तो डायरेक्टली आपको एल्बर्ट बेंड्यूरा ने नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने मॉडलिंग पर अपनी थियोरी दिया था। स्किनर ने भी नहीं दिया, जीन पियाजे ने भी नहीं दिया, बल्कि लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है कल्चरल टूल्स। मतलब कि इनकी थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थियोरी। ठीक है, सोशियो कल्चरल थियोरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम ही है। तो डायरेक्टली यहाँ पे सिद्धांत के नाम से ही आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। और अगला है कि कक्षा में सभी लिंगों में रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाना है। तो इसके लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। कि एक ही लिंग का अगर हम योग्यता समूह बनाएंगे तो क्या होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है, ना कि बढ़ावा देना है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। और क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये कथन बिल्कुल सही है और यही आंसर होगा, क्योंकि हमें मिश्रित लिंग की बात करना है। यहाँ पे मिश्रित लिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे मेल फीमेल भी होंगे और ट्रांसजेंडर भी होंगे। ठीक है, मिश्रित लिंग की यहाँ पे इसलिए बात की गई है और उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई है। और लिंगों में जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार कर देना, तो ये गलत है कि पूरी तरीके से हम जैविक अंतर को अस्वीकार कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे मतलब जैसे गेम हो गया, बहुत सारे गेम होते हैं जो कि लड़कियों के ही बीच में होते हैं, लड़कों के ही बीच में होते हैं। तो हमें मतलब जेंडर जैविक अंतर जो है हम उसे पूरी तरीके से उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एबिलिटी होती है जो कि सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, कुछ ऐसी होती है कुछ बॉयज़ भी कर सकते हैं। उनकी शारीरिक मतलब स्ट्रेंथ पर ये निर्भर करता है। तो ये पूरी तरीके से हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये गलत है। और अगला है कि समाज में चित्रित लिंगों की भूमिकाओं को प्रबल करना, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि सबसे प्रभावशाली जो पद्धति होगी वो कौन सा बनेगा? वो बी बनेगा। ठीक है, हमें मिश्रित समूह बनाना होगा और उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को
एक एसेट समझना चाहिए, एक रिसोर्स समझना चाहिए। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि जो मल्टीलिंग्विज्म होती है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है, लैंग्वेज में भी आपको देखने को ये मिलती है, और उसके बाद ये आपको सीडीपी में भी देखने को मिलती है। तो जो बहुभाषीयता होती है वो एक रिसोर्स होती है, एक एसेट होती है, एक रिसोर्स होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सब सही है। ये समस्या नहीं है, व्यवस्थागत मुद्दा भी नहीं है और रुकावट भी नहीं है, बल्कि सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। और अगला है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित हम कर सकते हैं। बच्चा जो है प्रतिभाशाली भी है, और मतलब ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और सृजनात्मक हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर रटने पर विशेष निर्देश दे दिया जाए कि आपको इस प्रश्न को करने के लिए यही निर्देश, यही रास्ता फॉलो करना है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे और जो सृजनात्मक बच्चे होंगे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग वे से आंसर सोच सकते हैं। तो एक ही तरीके से हम उन्हें आंसर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अवसर नहीं देंगे, बल्कि हम उन्हें कहेंगे कि आप मल्टीपल वे से, आप जैसे भी चाहो आप आंसर को ढूंढ कर ला सकते हो। तो यहाँ पे डी ए तो गलत हो गया। और अगला है कि रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये एकदम ही गलत हो गया, जो कि हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो रटने पर आधारित है। मैक्सिमम टाइम आपके मेमोरी का ही टेस्ट लिया जाता है। और अगला है कि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता को दूर करने के लिए, तो ये भी नहीं है, बल्कि वे प्रश्न चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये हो सकता है। डी ऑप्शन को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा कि वे प्रश्न देकर जिनमें कि अभिमुखी चिंतन, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट की बात कर दी गई। तो सृजनात्मक बच्चे डायरेक्टली डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि सी होगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप दिया जा सकता है क्लास में, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर जो है वो सही होगा। आपको कॉन्टेक्स्ट में आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि हर बार यही आंसर नहीं बनेगा। इससे बेटर अगर कोई और अदर ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको ये सी जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से, मतलब इस क्वेश्चन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर संबोधित हम कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पे जो भी सजेशंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और क्योंकि व्यूज़ इतने आ नहीं रहे हैं, इसलिए मोटिवेशन भी उतना मेरा रह नहीं गया है अभी, तो मैं भी धीरे धीरे डिमोटिवेट ही हो रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने सजेशंस देंगे क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश भी करूँगी, और ज़्यादा बेटर तरीके से बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, लेकिन और भी इम्प्रूव मैं करूँगी अगर आप लोग अपने सजेशन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर भी करेंगे। तो और पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, मतलब डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता से विश्लेषण करके, क्योंकि ये पढ़ने की ये हो सकता है, क्योंकि जो पठन विकार है वो डिसलेक्सिया से संबंधित है, और अगर हम पढ़ गलत रहे हैं तो हम लिखेंगे कैसे सही, तो ये भी हो सकता है ना कि अगर हम पढ़ ही गलत रहे हैं तो लिखेंगे कैसे सही, तो लिखना भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर बन सकता है, लेकिन अदर ऑप्शन भी हमें पढ़ना होगा कि उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो छोटे लेवल के हैं और उनकी हम उच्च स्तरीय क्षमता को मतलब आकलित करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पठन वैफल्य डिसलेक्सिया की डायरेक्टली यहाँ पे बात की जा रही है, और डिसलेक्सिया में पठन विकारी होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होती है इसमें। और इसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर ऐसा भी नहीं है, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं होता, बल्कि डिसलेक्सिया में डायरेक्टली आंसर है इसका कि पढ़ने और लिखने की कुशलता का विश्लेषण करने से, और यहाँ पे कोई कंफ्यूज करने के लिए कुछ है भी नहीं। अगला है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, ठीक है। बच्चा जो है वो कम देख पा रहा है, आंशिक दृष्टि वाला, पार्शियल साइटेड है ये। तो बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, हमें ये देखना है, ठीक है। बोलती पुस्तकें तो अच्छा हो जाएगा, टॉकिंग बुक्स अच्छी हो जाएंगी, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड भी अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को दिख कम रहा है तो वो सुन के सीख लेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, क्यों, क्योंकि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको छोटी प्रिंट वाली अगर कार्यशीट दे देंगे तो उसको देखने में फिर से प्रॉब्लम होगी, तो उसको मतलब ये अधिगम सामग्री जो है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। अगला है कि बड़े आकार की पुस्तकें जो है मुद्रित पुस्तकें, तो वो उसके लिए उपयुक्त होंगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा।
हमें नेगेटिव ढूंढना था। और त्रिविमीय नक्शे और चार्ट मतलब 3D मैप से बच्चे जो है वो अच्छे से सीख सकते हैं। उनको चीज़ें वहाँ पे बड़ी बड़ी और बहुत इफेक्टिव वे में दिखाई जाती हैं, तो ये भी उनके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन जो छोटी स्मॉल प्रिंट वर्कशीट होंगे वो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। क्यों अच्छे नहीं होंगे? क्योंकि वो उनको देखने में फिर से वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें आंशिक रूप से देखने में प्रॉब्लम हो रही है और उनके लिए ये छोटी मुद्रा वाली जो कार्यशीट है वो उपयुक्त अधिगम सामग्री जो है वो नहीं होगी। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे कौन सा विचार अंतर्निहित है? अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। तो ये इसने सेग्रीगेट करने की बात कर दी, अलग करने की बात कर दी कि अंधे बच्चों को अलग में और मंद बुद्धि वाले बच्चों को अलग में, कम सुनने वाले बच्चों को अलग रखना है, बहुत तेज बच्चों को अलग रखना है। इसने कह दिया कि अलग अलग अक्षमता वाले मतलब अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों को अलग अलग स्कूल में डाल देना। तो समावेशी शिक्षा कभी इस बारे में बात नहीं करता। समावेशी शिक्षा कहता है कि हमें सारे बच्चों को इंक्लूड करके, ठीक है, हमें इंक्लूजन पे बात कर रहा है, इंक्लूड करके पढ़ाना है, ठीक है, एक नियमित कक्षा मतलब स्कूल में पढ़ाना है। ये तो नहीं होगा। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो समावेशी शिक्षा का लाने का सबसे बड़ा मोटो यही था, मतलब सबसे बड़ी बात यही थी कि अलग अलग क्षमता वाले जो भी बच्चे हैं सभी को एक ही स्कूल में लाया जाए और उन्हें साथ में नियमित विद्यालय में पढ़ाया जाए, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक कर देना कभी भी समावेशी कक्षा को, इंक्लूजन नाम ही आपको दिख रहा है कि इंक्लूजन की बात कर रहा है, अंदर ऐड करने की बात कर रहा है, तो पृथक हम कैसे कर देंगे वहाँ पर? और बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, उनकी सीमाओं की हमें पहचान नहीं करना होता, क्योंकि हमें इंक्लूजन में हर टाइप के बच्चों को शामिल करना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगा। आंसर बी ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगा। हम लोगों ने CDP के मतलब कि CDP के पोर्शन को चैप्टर मतलब पेपर 2 के CDP के पोर्शन को डिस्कस कर लिया है और 99% जो है वो एक्यूरेसी सही है। लेकिन 1% जो है वो वेरी कर सकता है, तो उसके लिए अगर वेरी करता है तो मैं वीडियो फिर से बनाऊंगी, वेरी नहीं करेगा तो मैं वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगी इस पर। और एक बात ये भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप लोगों का जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप यूपी टेट के लिए मुझसे क्या चाहते हैं, या फिर सुपर टेट के लिए मैं आपको कौन सी हेल्प या फिर स्कैफोल्डिंग दे सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इसके लिए कर सकते हैं और आप सजेशंस दे सकते हैं। और मैंने मैक्सिमम टाइम जितने भी और मैंने बात किया था, मैंने क्लियर मतलब मैंने पूरे भी करवाए थे और रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं आ रहे थे सोशल साइंस पे, इसलिए मुझे वो सीरीज भी मतलब मैंने उसको बंद किया, क्योंकि सोशल साइंस पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स थे नहीं और मतलब रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि लोगों को ज़रूरत नहीं है इन वीडियोज़ की, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अगर आप लोग सजेशन देंगे तो मैं वीडियोज़ आगे कंटिन्यू रखूँगी। और करंट अफेयर पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। और मैं भी प्लान कर रही हूँ कुछ यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी कि मैं कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। और ठीक है, तो आपको और हाँ, एक बात ये भी है कि आपको अदर और किसकी आंसर की चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। नहीं तो मैं हिंदी, सोशल साइंस ये सब का भी